Good morning, students. Today we are going to study about ionic reactions. Topic is ionic reactions. You all know what are the ionic reactions. Now here we can study how these ionic reactions takes place and how their rate constant can be determined. So, the electrostatic forces between ions are much stronger than the non-electrostatic ones. We all know, हम जानते हैं कि दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो आयंस के बीच में होते हैं, काम करते हैं, दे आर मच स्ट्रोंगर देन द नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक वंस. द थ्योरेटिकल treatment that will be outlined will apply particularly to reactions in which covalent chemical bonds are broken and formed. जो theoretical treatment है वो उन reactions के लिए अप्लाई होता है जहाँ कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं और नए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड होते हैं. बट सिंपल आयन रिकॉम्बिनेशन reactions are diffusion controlled. Ion combination reactions are diffusion controlled. The frequency factor of ionic reactions depend in a very simple and important way on the ionic charges. इन reactions के लिए हम लोगों ने पिछले टर्न पे देखा था फ्रीक्वेंसी फैक्टर्स जो हैं वो किस पर डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स अपॉन आयनिक चार्जेस. आयनिक चार्जेस पर डिपेंड करता है. फॉर रिएक्शन बिटवीन आयन्स ऑफ अपोजिट साइन द फ्रीक्वेंसी फैक्टर्स आर मच हायर देन नॉर्मल. दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 to the power 10 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स. अगर अपोजिट आयनों पर अपोजिट चार्ज होता है तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर नॉर्मल के 1 के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होता है. कितना ज़्यादा होता है? अप्रॉक्सीमेटली 10 to the power 10. वेयर एज इफ द आयन्स आर ऑफ सेम साइन द फ्रीक्वेंसी फैक्टर्स आर एबनॉर्मली लो. अगर आयनों पर चार्ज सेम होगा तो आप जानते हैं कि रिपल्शन होगा और फ्रीक्वेंसी फैक्टर जो है वो बहुत कम होगा. द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन आर क्वाइट इम्पोर्टेंट. ये इफेक्ट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का या रिपल्शन का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. अब हमने माना द सिचुएशन कैन बी कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ कोलिजन थ्योरी. कोलिजन थ्योरी के हिसाब से अगर हम बात करें, इफ द आयन्स आर ऑफ अपोजिट साइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन विल बी इंक्रीज्ड बाय द अट्रैक्टिव फोर्स. क्योंकि आयन्स के बीच में अपोजिट चार्ज है तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन विल बी इंक्रीज्ड. एंड इफ दे आर ऑफ सेम साइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन विल बी रिड्यूस्ड. क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अपोज करेंगे. नाउ साइंटिस्ट नेम्ड स्टैचर्ड 1931 and Moyan 1935 have in fact proposed in this way and have modified the collision theory to allow for such electrostatic interaction. तो इन दोनों साइंटिस्ट ने हमें क्या कहा कि हमें इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन को भी इंक्लूड करना चाहिए और उसके बेसिस पर द कोलिजन थ्योरी मस्ट बी मॉडिफाइड. The collision theory must be modified to allow for such electrostatic interactions. Alternatively, absolute rate theory can be used. नहीं तो alternate अपने पास क्या है? Absolute rate theory. The problem of the influence of solvent
on the rate of and frequency factors of reaction in solution must be considered. In this theory, we have to consider the influence of the solvent on the rate and frequency factor of the reactions in solution must be considered. तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे? इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेंट. हम जानते हैं कि अलग अलग सॉल्वेंट्स में रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग आते हैं. सो एस्टिमेट्स may be made of the free energy change in going from the initial rate of the reaction to the activated state. According to the theory of absolute reaction rate की अगर हम बात करें, the rate constant is related to the free energy of activation by the equation. क्या इक्वेशन है? कैपिटल K इज इक्वल टू स्मॉल kt अपॉन h e की पावर एप्सिलॉन की पावर माइनस डेल्टा g स्टार अपॉन RT. In reaction between ions, this is equation number 1, the electrostatic interactions make the most important contribution to the free energy of activation. Delta G star is the free energy of activation. The charged ions are considered to be conducting sphere. Charged ions को हम क्या मान सकते हैं? They are a conducting spheres. And the solvent is regarded as a continuous medium, dielectric, having a fixed dielectric constant capital D. Solvent का dielectric constant क्या है? Capital D. Such a treatment represent a gross oversimplified reaction. A gross field generate होती है, but it has proved very useful. It certainly leads to conclusions that are semi-quantitatively correct. Some improvements to the theories can be effected in various ways. कौन कौन से वेज हैं? जैसे by taking account of the variation in dielectric constant with field strength. हमने माना dielectric constant जो है throughout constant है, लेकिन but it is not so. It varies with field strength. Unfortunately, the treatment is then very complicated. अगर हम ऐसा मानते हैं तो जो ट्रीटमेंट है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और डज नॉट लीड टू क्लियर कट कंक्लूजन. फिर इससे कोई क्लियर कट कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे. तो सिंपलिसिटी के लिए, फॉर ए सिंपलिसिटी, हम क्या मानते हैं कि फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट एंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज कैपिटल डी. दिस ट्रीटमेंट in which emphasis is placed on the increase in free energy when the system passes from initial state to the activated state is to be contested with the collision theory approach. यहाँ पर हम क्या मानते हैं कि जब हमारा सिस्टम रिएक्शन नॉर्मल स्टेट से एक्टिवेटेड स्टेट में आती है, इनिशियल स्टेट से एक्टिवेटेड स्टेट में आती है, तो देयर मस्ट बी एन इंक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम. दिस इज इन अकॉर्डेंस विद कोलिजन थ्योरी. ये किसके अकॉर्डिंग में है? कोलिजन थ्योरी अप्रोच. अकॉर्डिंग टू द लेटर, द कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज रिगार्डेड एज मॉडिफाइड by the electrostatic interaction. कोलिजन थ्योरी को हमको किसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन की है. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल के बीच में जो कोलिजन होते हैं, हमने अभी देखा, उसमें
अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द एब्सोल्यूट रेट मेथड is more flexible than that of the collision theory, since the structure of the activated complex can be formulated in various ways. In ideal case, when the reactant molecules simply approach one another and remain intact in the activated state, the two theories becomes equivalent. क्या होता है जब दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं और एक दूसरे से इंटैक्ट हो जाते हैं, जस्ट कोलाइड अवस्था में आ जाते हैं, तो क्या होता है उस समय दोनों थ्योरी, चाहे वो कोलिजन थ्योरी हो या एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी हो, ये दोनों थ्योरीज उस समय पर इक्विवेलेंट हो जाती हैं, एक ही रिजल्ट प्रोवाइड करती हैं। अब इसको हम कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं? ए वेरी सिंपल मॉडल फॉर ए रिएक्शन बिटवीन टू आयंस इन सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर में देखिए। अब द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आर रिगार्डेड एज कंडक्टिंग स्फीयर्स। दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं ए और बी, इनको हमने क्या माना? दे आर कंडक्टिंग स्फीयर्स। इनकी रेडियाई कितनी है? आर ए एंड आर बी, और चार्ज इनके ऊपर कितना है? जेड ए इंटू ई और जेड बी इंटू ई। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ई बीइंग द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और जेड ए और जेड बी होल नंबर है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, है ना, विच शोज द नंबर ऑफ चार्जेस ऑन आयन। जैसे ए के ऊपर +2 चार्ज है तो जेड ए इज इक्वल टू +2, बी के ऊपर -2 चार्ज है तो जेड बी इज इक्वल टू -2। तो जेड ए और जेड बी बीइंग द होल नंबर 1 2 3 सो ऑन, पॉजिटिव या नेगेटिव, विच शोज द नंबर ऑफ चार्जेस ऑन द आयंस। अब इस मॉडल को हम डबल स्फीयर मॉडल के नाम से जानते हैं। दिस मॉडल इज नोन एज डबल स्फीयर मॉडल। अब इनिशियली पहले क्या है, आयंस जो हैं दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, मतलब इनके बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस है। द आयंस आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, एंड फिर क्या होता है जब ये पास पास आते हैं, एंड इन द एक्टिवेटेड स्टेट दे आर कंसीडर्ड टू बी इंटैक्ट, एक दूसरे से जस्ट कोलाइड हुए, एंड दे आर एट ए डिस्टेंस DAB अपार्ट। अब जब ये जस्ट इंटैक्ट हुए तो आप देखिए इन दोनों के सेंटर्स के बीच में, ए आयन और बी आयन के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? DAB। दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू DAB when the ions are at a distance x apart। अब हमने माना कि इन दोनों आयंस के बीच में डिस्टेंस x है, x दूरी पर है, तो इनके बीच में फोर्स कितना काम करेगा ये हम फिजिक्स से निकालते हैं। F इज इक्वल टू ZA/ZB² अपॉन एप्सिलॉन x²। F इज इक्वल टू ZA/ZB² अपॉन एप्सिलॉन x²। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब the work that must be done in moving them together a distance dx is। अब यदि हम इनको dx डिस्टेंस तक मूव करते हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? dw। dx में छोटे से डिस्टेंस के लिए, तो छोटा सा काम के लिए भी क्या आ जाएगा? dw। dw होगा f इंटू dx। f की जगह ZA/ZB² डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन x² dx
ये माइनस में, माइनस क्यों? क्योंकि x डिक्रीजेज बाई dx, डिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है व्हेन द आयंस मूव टुगेदर. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3. क्या इक्वेशन नंबर 3? dw इज इक्वल टू माइनस ZB E square upon epsilon x square dx. The negative sign is used because x decreases by dx when the ions move together by a distance dx. अब the work that is done in moving the ions from an initial distance, कितना था initial distance? इन्फिनिटी, और फाइनल डिस्टेंस DAB, तो कितना हो जाएगा? इस वर्क को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा. कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी से DAB तक. इनिशियली डिस्टेंस कितना है आयंस के बीच में? इन्फिनिटी, और फाइनली इट बिकम्स DAB. तो दिस द वर्क डन, टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा बिटवीन द लिमिट्स इन्फिनिटी टू DAB. ठीक है, तो W इज इक्वल टू ZB E स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन x स्क्वायर dx. इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 को हमने इंटीग्रेट किया कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी से DAB तक. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? W इज इक्वल टू ZB E स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन DAB. दिस इज इक्वेशन नंबर 5, समीकरण नंबर 5. अब अगर दोनों आयंस के साइन सेम है तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा. और अगर दोनों आयन के साइन डिफरेंट हैं तो वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा. इफ द साइन ऑन द आयंस आर सेम, this work is positive. If they are different, it is negative. This work is equal to the electrostatic contribution to free energy increase as the ions are moved up in close to each other. जब दोनों आयन एक दूसरे के पास आएंगे तो ये जो वर्क डन है वो फ्री एनर्जी इंक्रीज में कंट्रीब्यूट करेगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक कंट्रीब्यूशन है. इट इज़ ए इलेक्ट्रोस्टैटिक कंट्रीब्यूशन टू फ्री एनर्जी इंक्रीज. फ्री एनर्जी इंक्रीज में इलेक्ट्रोस्टैटिक कंट्रीब्यूशन है ये, एज द आयंस कम क्लोजर टू ईच अदर. देयर इज ऑल्सो ए मोलर नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म हो गई. नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा जी स्टार NES. NES जो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दैट इज फॉर नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म. द फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पर मॉलिक्यूल may be written as फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर एक मॉलिक्यूल के लिए हम कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा जी स्टार अपॉन n, क्योंकि डेल्टा जी स्टार एक मोल के लिए, तो एक मॉलिक्यूल के लिए डेल्टा जी स्टार अपॉन n. ये दो टर्म के योग के बराबर, सम के बराबर होगी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म हुआ डेल्टा जी स्टार NES अपॉन n प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म. इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म क्या है? ZA ZB E स्क्वायर अपॉन
एप्सिलॉन डी ए बी. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 6. इक्वेशन नंबर 6 में दोनों टर्म इंक्लूड हो गई, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 6. अब इस वैल्यू को, इक्वेशन नंबर 6 को, यदि हम इक्वेशन नंबर 1 जैसे में सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 इज दिस, जैसे ये. इस इक्वेशन में अगर हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू KT अपॉन H, एप्सिलॉन की पावर. दोनों टर्म लेंगे. पहली टर्म होगी माइनस डेल्टा जी स्टार NES अपॉन RT. फिर दूसरी टर्म एप्सिलॉन की पावर माइनस ZA/ZB स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन DAB KT. इक्वेशन नंबर 7. स्मॉल k इज ए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. स्मॉल k क्या आपका, इट इज़ ए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. अब इक्वेशन नंबर 7 में यदि हम दोनों साइड से लॉग ले लें तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा लॉग k इज इक्वल टू लॉग KT अपॉन H माइनस डेल्टा जी स्टार NES अपॉन RT माइनस ZA/ZB स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन DAB KT. लॉग k, ये वाला जो टर्म है लॉग KT अपॉन H माइनस डेल्टा जी स्टार NES अपॉन RT, ये क्योंकि कांस्टेंट है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं लॉग k, मतलब इसको हम K0 लिख सकते हैं. तो ये हो गया लॉग K0 माइनस ZA/ZB स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन DAB KT. दिस इज इक्वेशन नंबर 9. The rate constant K0 is seen to be the value of K in a medium of infinite dielectric constant where there are no electrostatic force. K0 हमारा रेट कांस्टेंट कब आएगा, जब मीडियम ऐसा हो जिसमें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इन्फिनिटी हो. जब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो दैट मीन्स देयर इज़ नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा, इक्वेशन नंबर 9 के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी काम करेंगे. इक्वेशन नंबर 9 लीड्स टू द प्रिडिक्शन दैट द लॉगरिथम of the rate constant log k of the reaction between ions should vary linearly with the reciprocal of the dielectric constant. ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है. y इज इक्वल टू mx प्लस c. यहाँ देखिए y लॉग के किसके बराबर हो गया, y के बराबर, और mx प्लस c की जगह है लॉग के 0 इंटरसेप्ट, और x की जगह है 1 अपॉन एप्सिलॉन, और m की जगह फिर क्या बचेगा, माइनस ZA/ZB स्क्वायर अपॉन DAB KT. फिर समझ लीजिए, दिस इक्वेशन नंबर 9 इज कंसीडर टू बी एन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, सरल रेखा समीकरण. क्या होती है सरल रेखा समीकरण, y इज इक्वल टू mx प्लस सी. क्या कैसे हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, y है log k के बराबर, c है log k0 के बराबर. डेफिनेटली ln लिखा है मतलब एक्सपोनेंशियल के बेस पर है log, और mx
x है 1/ε और m स्लोप माइनस ZA/ZB/E² अब यदि हम log k और 1/ε मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो ये कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। Logarithm of the rate constant of the reaction between ions should vary linearly with the reciprocal of the dielectric constant. Many tests of relationship have been made. बहुत सारी reactions में हमने इसको टेस्ट किया, particularly by causing a reaction to occur at a series of mixed solvents of varying dielectric constant. सेम रिएक्शन को हमने अलग अलग सॉल्वेंट में, यानी जिनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग हैं, करवाया और देखा हमने कि हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जिसका इंटरसेप्ट जो है वो log k 0 के बराबर होता है और स्लोप इज इक्वल टू -ZA/ZB/E²/DAB/KT। A plot of log k against the reciprocal of dielectric constant for the reaction between bromoacetate and thiosulfate, see, is shown in the figure. On the whole, this relationship is obeyed to a good approximation, although there are usually series deviation at a very low dielectric constant. अब आप यहाँ देख रहे हैं, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम है तो ये इक्वेशन लीनियर नहीं होती। Deviation from linearity can be explained as due to the failure of the simple approximation involved in deriving equation 9, and in some case to change in reaction mechanism as the solvent is charged. यदि solvent जो है वो चार्ज होता है, solvent पर भी चार्ज होता है, तो the mechanism may be changed. The slope of the line obtained by plotting log k against 1/ε is equal to ZA/ZB/E²/DAB/KT। अब इस स्लोप से it is possible to calculate DAB from the experimental value of slope। क्यों? क्योंकि ZA/ZB हमें मालूम है, E मालूम है, K मालूम है और T मालूम है। सो स्लोप एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करके वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ DAB। DAB मतलब जब दोनों आयन आपस में इंटैक्ट करते हैं तो उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस DAB कैन बी कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ स्लोप। अब इस रिएक्शंस पर आगे फ्रीक्वेंसी फैक्टर्स कैसे काम करता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं और कल इसके आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इसका सेकेंड पार्ट। थैंक यू।